ओके, तो हम जो है वो इसके ऊपर थे। यहाँ पर ये सारा मैंने बता दिया था। ड्यूरिंग वार्म वेदर माई डॉग सफर फ्रॉम फ्लीज मोर देन ड्यूरिंग कूल वेदर। कहते हैं कि दो चीज, एक डॉग है जो कि फ्लीज से सफर कर रहा है। दो अलग अलग इन्वायरमेंट उसके दिए गए हैं, देयरफॉर फ्लीज मस्ट थ्राइव इन वार्म इन्वायरमेंट। इसका मतलब यह है कि जो फ्लीज हैं, जो मक्खियां हैं या जो कीड़े पड़ जाते हैं डॉग्स वगैरह को, वो वार्म इन्वायरमेंट में ग्रो करने चाहिए। तो अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। मूज एंड बियर यूजुअली अपीयर एट सेम ड्रिंकिंग होल एट सेम टाइम ऑफ डे, देयरफॉर मूज एंड बियर मस्ट ग्रो थर्स्टी एट अबाउट द सेम टाइम। तो ये भी ऑप्शन है। Children who are scolded severely tend to misbehave more often than children do. Hence, if child is not scolded severely, that child is less likely to misbehave. ये वो वाली ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब इसके अंदर दो चीजों का कंपैरिजन नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी वजह से इसने डी ऑप्शन इस हिसाब से बनाई हुई है। डी ऑप्शन जो राइट जो है वो इस तरह से बनाई है कि फ्लीज, एक डॉग है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लीज एकमुलेट हो गए हैं, इकट्ठी हो गए हैं, क्राउड बना लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह बीच है, उसके ऊपर भी क्या होता है, ओवर क्राउडेडनेस हो जाती है, ठीक है। तो इस सेंस में उसने इसका रिलेशन बनाया हुआ है। वैसे जो है इसका ज्यादा बेहतर हुआ है कोई और बनती है ऑप्शन, ठीक है। तो इसको स्किप आउट करते हैं, इसको रट्टा मार लो, अगर आ जाता है तो एज इट इज जो है ना, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शन गलत भी हैं, ठीक है। तो जो अगर पेपर में आ जाता है एज इट इज, आपको ऑप्शन नहीं हो तो आपने ये डी लगा देनी है, ठीक है, क्योंकि जिसने देनी है यहाँ से उसने चेक भी यहीं से करनी है। आगे, आवर एजुकेशन बोर्ड शुड नॉट स्पेंड देयर मनी ऑन द न्यू पाकिस्तान स्टडी रीडिंग प्रोग्राम। तो कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान स्टडीज की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले से जो है वो हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। तो अब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द पाकिस्तान स्टडीज प्रोग्राम वुड नॉट हेल्प द स्टडी स्टूडेंट लर्न हिस्ट्री। ऐसा कोई उसने नहीं बताया कि पाकिस्तान स्टडी जब उसकी वजह से हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं। पाकिस्तान स्टडी आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान एज द नो ऑलरेडी, एज द नो एवरीथिंग डिस्क्राइब्ड इन। ऐसी भी कोई चीज नहीं कही गई कि उन्हें जो पाकिस्तान स्टडी में बताया जाएगा वो सारे पहले से पहले मौजूद, उन्हें पता है, ऐसा नहीं कहा गया। कहा यह गया है कि जो पाकिस्तान स्टडी का सिलेबस है वो ऑलरेडी हिस्ट्री का सिलेबस भी है, तो इसलिए पाकिस्तान स्टडी को बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सी ऑप्शन कहती है द पाकिस्तान स्टडी प्रोग्राम इज कंटेन्ड इन ओनली हिस्ट्री कोर्स। तो वो कहता है कि ऑटोमेटिकली ये हिस्ट्री के कोर्स के अंदर कवर हो गया, तो इसलिए इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गई? राइट हो गई। आगे जो है वो कहता है कि स्टूडेंट ऑफ रेजिडेंट इन गुजरात फाउंड एट वन फॉर चिल्ड्रन डेवलप। अब इसके अंदर वो कहता है कि उसने क्या देखा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनके अंदर आंखों का मसला है, जबकि जो उन्हीं एज के बाहर फिरने वाले बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जाते उनके अंदर जो है वो आंखों का मसला नहीं आता। तो इसका क्या वजह हो सकती है? ओनली लिटरेट पीपल आर नियर साइटेड, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ही, उन्हीं की नजर कमजोर होगी। ऑलमोस्ट ऑल स्कूल इन गुजरात आर सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का तो जिक्र ही नहीं ना हुआ। विजुअल स्ट्रेस रिक्वायर्ड बाय रीडिंग कॉज नियर साइटेडनेस। तो ये पॉइंट समहाउ ठीक होता है कि जो विजुअल स्ट्रेस होता है, यानी कि आंखों के ऊपर पढ़ने की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसकी वजह से नियर साइटेडनेस आती है। इस वजह से जो पढ़ने लिखे वाले बच्चे हैं उनकी नजरें ज्यादा कमजोर हुई होती हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है कि आजकल जो है बहुत सारी जो है वो जॉब्स वाले क्या कहते हैं कि डिग्री के साथ साथ समथिंग एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, और उसकी तफसील भी बताई हुई है। जॉब्स के साथ गुड स्किल बेसिक इन रीडिंग कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिक्स। तो ये वाली उसने एक्स्ट्रा स्किल्स भी बता दी। तो अब इसकी कंक्लूजन क्या निकलेगी? एम्प्लॉयज एजेंसी शुड कंडक्ट कम्युनिकेशन। क्या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो जो काम देगी वही कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स क्लासेस लगाए? नहीं। ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आर वर्थलेस, ऐसा भी नहीं कहा गया कि वर्थलेस है, क्योंकि डिग्री इज नीडेड, उसने कहा अलॉन्ग विद डिग्री। पीपल शुड ट्रेन देयर चिल्ड्रन फॉर टेक्निकल वर्क। पीपल को नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं कहा गया कि घर से वो ट्रेनिंग लेके आए। स्किल्स इन रीडिंग कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग का सक्सेसफुल करियर। तो न्यू जॉब्स जो है वो रिक्वायर कर रही हैं इस तरह की स्किल्स, तो इसलिए सक्सेसफुल करियर के लिए रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट इसका इसी तरह का जो अनरिपोर्टेड अंडरग्राउंड इंडस्ट्री गेट नो प्रोडक्टिव सपोर्ट। दो तरह की इंडस्ट्रीज की बात की गई है। एक वो है जिसको कोई रिपोर्टेड नहीं है, अंडरग्राउंड है, मतलब छुपी हुई है, कोई टैक्स पेयर नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है गवर्नमेंट के, ठीक है। वो कहते हैं कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। जबकि दूसरी तरफ आपके पास आ जाती है, एक तरफ आपके पास ये वाली इंडस्ट्री आ गई जो कि अनरिपोर्टेड है, जिसको गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं मिलती। और दूसरी तरफ वो है जो कि सम इंडस्ट्रीज कहते हैं ऐसी हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि प्राइवेट। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है प्राइवेट इंडस्ट्री है, लेकिन वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है और वो नेशनल प्रोडक्टिविटी मेजर्स में इंक्लूड होती हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी मेजर्स जो है वो उनको सपोर्ट भी मिलती है, ठीक है।
प्रॉपरली उनको सपोर्ट दी जाती है। तो अब ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज आर अंडरग्राउंड ऐसा नहीं कहा गया। उसने कहा कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज के साथ उसने क्या लिंक किया कि वो अंडरग्राउंड नहीं है, ठीक है। सम इंडस्ट्रीज, तो ऑल, अगर सम इंडस्ट्रीज अंडरग्राउंड नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज आर अंडरग्राउंड। ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। अंडरग्राउंड इंडस्ट्री शुड बी बैंड बिकॉज ऑफ देयर लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की बात नहीं की कि अंडरग्राउंड इंडस्ट्री शुड बी बैन बैन उसके बैन करने की बात नहीं की गई। सिर्फ ये बताया गया कि किसको प्रोडक्टिविटी के जो है ना वो इनिशिएटिव या जिसे वो कहते हैं कि बेनिफिट्स वगैरह जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखा गया है। देर आर एटलीस्ट सम इंडस्ट्रीज अदर देन दोज रन इंटायरली बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रियलिस्ट दैट आर अंडरग्राउंड इंडस्ट्री। कहते हैं कि यहाँ कम से कम ऐसी, देर आर एटलीस्ट सम इंडस्ट्री अदर देन दोज रन इंटायरली बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्री दैट आर अंडरग्राउंड इंडस्ट्री। ऐसी कोई उसने लफ्ज, एटलीस्ट का लफ्ज उसने किसके साथ इस्तेमाल किया हुआ है, सम इंडस्ट्रीज। सम इंडस्ट्रीज दैट आर रन इंटायरली बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली जो है वो सम है। तो देयर आर एटलीस्ट सम इंडस्ट्रीज रन इंटायरली बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्री दैट आर नॉट अंडरग्राउंड इंडस्ट्री। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज के मुताबिक चलने वाले, के हाथों चलने वाली कुछ इंडस्ट्रियां हैं जो कि अंडरग्राउंड इंडस्ट्रीज नहीं है। तो इसीलिए उसने दो को कंपेयर किया था, अंडरग्राउंड इंडस्ट्रीज और कुछ इंडस्ट्रीज जो कि अंडरग्राउंड नहीं है। तो जो नहीं अंडरग्राउंड है वो सेल्फ एम्प्लॉयड चला रहे हैं और वो रिकॉर्ड में है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हमारी होगी ठीक। आगे आ जाते हैं उसके वर्ड्स, ठीक है। ये जो है मैं बोलता हूँ, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर ही विल गो ऑन अ पिकनिक और नॉट। अब इसका मतलब ये है कि हम नहीं बता सकते वो करेगा या नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, कंफ्यूजिंग है। तो कैप्रिशियस का इसका लफ्ज आएगा, कैप्रिशियस ऑफेंसिव होता है, मतलब गुस्से वाला। डिलीटियस मतलब, अच्छा, डिलीटियस का मतलब होता है, सर्च कर लेते हैं। कॉजिंग हार्म, जो हार्म नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी भी कोई चीजें। कैप्रिशियस का मतलब होता है इनकॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कैप्रिशियस ऑप्शन सही है। ही इज इनडिफरेंट टू फेम एंड मनी, ही पुशेस रिसर्च जस्ट एज एमेच्योर साइंटिस्ट। एमेच्योर कहते हैं जो कि मोरल वाला, यानी कि जो एंथुसियास्टिक, जज्बे वाला साइंटिस्ट होता है जो कुछ करना चाहता है। तो वो कहते हैं ही इज इनडिफरेंट टू, रनिंग फॉर इमर एंड एनमर्ड फॉर, स्ट्रगलिंग फॉर। ये तीनों एक जैसे ऑप्शन है। रनिंग फॉर के लिए भागना, के लिए कोशिश करना, स्ट्रगलिंग फॉर के लिए कोशिश करना, इनडिफरेंट टू उसके, उससे दूर रखना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उसको शोहरत और पैसे से कुछ नहीं है, उसको, वो एक होनहार और वो एक जज्बे वाला साइंटिस्ट है। ऑक्टोपसेस हैव नॉट ओनली ब्रेन लार्ज ब्रेन। अब इसकी उर्दू कर लो कि ऑक्टोपस के पास ना सिर्फ दिमाग होते हैं बल्कि नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है। तो बल्कि का लफ्ज जो है वो इंग्लिश में क्या आता है, बट। नॉट, नॉट ओनली बट। तो ये एक पेयर है, नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट आएगा। उसके बाद आई हार्डली एवर मीट हिम, मैं शायद ही कभी मिला हूंगा। अब ये शायद तो आ गया, हार्डली एवर का मतलब है कभी ही मिला हूंगा, तो शायद ही मैं उसे मिला हूं। तो हार्डली एवर, ठीक है। हार्डली के साथ सेकंड फॉर्म लग जाएगी। ही वुड, अब देखो हार्डली जो है ये अपने अंदर ही नेगेटिव वर्ड है, हार्डली मुश्किल से, ठीक है। तो इसके साथ अगर नेवर लग जाओगे तो डबल नेगेटिव हो जाएगा, और डबल नेगेटिव गलत होता है, इसलिए आप एवर की ऑप्शन को चूज करोगे। शी वुडंट आस्क यू इफ शी वर नॉट श्योर। अब इसके अंदर जब इफ वाला फिक्र आ जाता है कि अगर वो, तो उसके साथ जो है वो सिंगुलर के साथ वर लगता है। वैसे तो शी के साथ वाज लगना चाहिए, लेकिन जब वुडंट आ गया और साथ में इफ आ गया तो अब वर लगेगा, ठीक है। मुल्तान, मुल्तान जो है वो सिंगुलर है, तो इस मुल्तान के साथ आ जाएगा हैज अ वेरी हॉट क्लाइमेट। मुल्तान का दर्जा हरारत बहुत गर्म है। इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव चेक्ड माई पेपर। अगर मेरे पास, ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ लग जाएगा वुड हैव। वुड किसकी फॉर्म है, विल की ही आगे फॉर्म बनी, विल वुड। तो वुड हैव चेक्ड माई पेपर। आगे आगे, थैंक यू फॉर लेंडिंग मी योर बुक। दो चीजें होती हैं, बोरिंग होता है किसी को जो उधार जो है ना देगा, ठीक है। किसी से उधार लेना क्या होगा, बोरिंग। और कोई उधार देगा तो वो क्या होगा, लेंडिंग, ठीक है। तो उसके, उसने आपको किताब दी है, तो जो उधार दे रहा है वो क्या कर रहा है, लेंड कर रहा है। तो आपने उसको जब कहना है तो उसे कहना है अपनी किताब देने के लिए मुझे शुक्रिया। और अगर आप किसी से मांग वो करते हो, उधार देना जो होता है, उधार लेना होता है बोरो, और लैंडिंग होता है, राजन में लिखा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। जो उधार देगा ना उसे कहेंगे लैंडिंग। तो उसके मुताबिक जो दे रहा है आपको वो लैंड कर रहा है,
और जब आप मांगोगे खुद उससे उधार तो वो होगा बोरो। तो अगर आप किताब मांगोगे तो आप बोरो करोगे, और अगर वो खुद देगा, मतलब वो दे देगा, तो वो क्या करेगा, लैंड करेगा। डिस्ट्रीब्यूट द हैंड आउट अमंग द कैंडिडेट। दो ही लफ्ज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बिटवीन या अमंग। अब बिटवीन जो है वो दो लोगों के दरमियान होता है, अमंग जो है ये ज्यादा, अब ज्यादा लोग हो गए तो कौन सी टर्म आएगी, अमंग। इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तान साउथ कोरिया हेल्प्ड वर्किंग, क्योंकि इन पार्टनरशिप हेल्प्ड वर्किंग ऑन मोटरवे, तो पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप में साउथ कोरिया ने मोटरवे बनाने में मदद की। तो ये सिंपल सा हेल्प, उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्क नहीं लग सकता, टू हेल्प वर्किंग, साउथ कोरिया टू हेल्प वर्किंग नहीं आ सकता। साउथ कोरिया हेल्प्ड वर्कड, दोनों ही ईडी ईडी के साथ नहीं आ रहे, हेल्प्ड वर्किंग सही ऑप्शन है। आगे आगे न्यूमेरिकल पोर्शन। अब न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो कहता है कि इफ बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे हम 1/2, यानी कि हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये क्या है, उसका ट्रायंगल का एरिया है। लेंथ दी हुई है 8 और विड्थ दी हुई है 4, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ गया, अगर इसको आप करोगे 8 टू द 8, ये 2 जो है वो हाफ है ना, 8 फोर द 32, 32 का हाफ किया तो 60, तो 32 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 1/2 था तो 32 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर क्या आ गया, एरिया ऑफ triangle. If a total of 15 kg of solid material is placed into a 100-liter container, what would be the density of solid material? Density का फॉर्मूला होता है density is equal to, जो डेंसिटी होती है वो होती है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस हमारे पास कितना है, मैस है हमारे पास अपना 15 kg मैस है, 100 लीटर वो है, तो 15 kg मैस है, 100 लीटर जो है वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो अब आंसर हमारा है केजी पर लीटर में, तो केजी भी लगा रहेगा, लीटर भी लगा रहेगा। 15 डिवाइड बाई 100 करोगे तो आ जाएगा 0.15 kg पर लीटर। तो ये आपका क्या आ गया, जवाब आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ऑब्टेन द मार्क्स। अब ये चार पांच उसने मार्क्स, 5 सब्जेक्ट में मार्क्स हासिल किए हैं। एवरेज निकालने का तरीका होता है कि सारे मार्क्स को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर दो, जवाब आएगा 57। वो यहाँ से मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए आप ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर मुझे सही नहीं मिली, मेरा जवाब 57 आया था। अगला जो है वो कहता है 20/6 + 16 और डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं, ये आपका हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, एक मिनट, 20 डिवाइड ओवर एक्स है, प्लस किया हुआ है हमने 16/एक्स को, और इस तरफ जो है वो कहता है कि क्या जवाब आता है, 12 आता है। अब इसका तरीकेकार ये है कि एलसीएम लो, एलसीएम जो लोगे तो नीचे आ जाएगा, उस एलसीएम के नीचे आ जाएगा एक्स, और ऊपर जो है वो, अब एलसीएम जब लोगे, एलसीएम लेना आता है, आई होप कि आता होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा एक्स, 20 + 16 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू, इक्वल टू आ जाएगा ये 12। इसका मतलब ये है कि 20 + 16 ये हो गया। आगे अगर हम चलते हैं तो आ जाएगा 20 + 16 आ जाएगा 36, और एक्स इधर क्या हो रहा था, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, 12x, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या है, 3 जवाब आ गया। 3 के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये लिखी हुई है बी ऑप्शन 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। अब मीन, ज्योमेट्रिक मीन से मुराद होता है कि 2 4 और 8,
तीन चीजें हैं ना अगर, तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसा नहीं है कि सम करके तीनों पे डिवाइड कर दो तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाए। ज्योमेट्रिक मीन होता है कि अगर आपके पास पांच सात नंबर मिले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे तीन ही उसने हमें दिए हैं, ठीक है, उसने हमें नंबर दिए हैं 8 4 2, इस तरह तीन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपका काम है कि आपने सबसे पहले इसको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना है, सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर काउंट करना शुरू करना है इधर से और इधर से, और जो दरमियान में नंबर आता है, जो सेंटर में नंबर, बिल्कुल सेंटर में नंबर आता है, वो कौन होता है? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर में चार आता है, दो, चार और आठ के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन, तो आंसर क्या होगा? चार। आगे व्हाट इज 75% ऑफ 200? 200 का 75% क्या होगा? तो किसी भी चीज को, परसेंटेज को सिंपल करने के लिए आप 100 पे क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 75% कह रहा है, ठीक है। तो परसेंट के लिए आप क्या कर दोगे? 75 डिवाइड बाय 100 कर दोगे। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 75/100, ठीक है। तो जब ये अब दो जीरो, 100 के दो जीरो जो हैं, 100 2 200, तो 70, यहाँ टू बच गया। 100 और टू, टू के 200 को 100 पे पड़ा तो ये आ गया टू। 75 मल्टीप्लाई बाय टू करोगे तो आंसर आ जाएगा 150। कैलकुलेटर से करोगे तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो ये 150 जो है वो क्या है? 150 200 का 75% है, तो 75% ऑफ 200 इज 150। उसके बाद है 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4। 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, इस तरह दिया हुआ है। आपको रूल पता है, डमास रूल। पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। तो डिवाइड वाली सिर्फ ये वाली टर्म है, ठीक है। तो आप करते हो 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 किया तो 1 आ गया। अब दूसरा करना है मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 4 आ गया। तो ये आ गया 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 4 आ गया। अब आगे करना है ऐड, पहले ऐड करना है, एडिशन, देन सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन के लिए 4 + 4 आ गया 8, -4 आंसर आ गया 4। तो 4 जो है वो आपका क्या है? फाइनल आंसर है। द एजेस ऑफ सुहेल, अफजल एंड बिलाल आर 17 16 एंड 12। वो कहते हैं 17 16 और 12, तीन उम्रें हैं उनकी, ठीक है, तीन लोग हैं उनकी ये उम्रें हैं, 17 12 एंड 16। वो कहते हैं अगर इनकी, इनके अंदर असलम की उम्र भी डाल दी जाए तो एवरेज जो है वो पांच, एवरेज में जो है वो 5 गुना +5 हो जाता है। एवरेज जो है वो +5 हो जाता है। तो पहले इसकी एवरेज निकालेंगे। 12 - 16 - 17 डिवाइड बाय, इस सारी रकम जमा करके इसको आपने डिवाइड किस पे करना है? 3 पे। जितने नंबर ऑफ, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने पे आप डिवाइड कर दोगे। तो ये आ जाएगा 12 16, ये आ जाएगा 45, जो आप 45 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 15। तो आपकी एवरेज क्या आ रही है? 15 आ रही है। अब उसने कहा कि अगर आप 17 - 12 - 16 x, ये चार आपके पास रकमें हो, 17 12 16, एक्स किसकी है? असलम की। तो एवरेज के अंदर 5 का इजाफा हो जाएगा, तो फिर 15 पहले एवरेज थी तो 5 का मजीद इजाफा हो गया। अब इसको आपने डिवाइड करना है 4 पे। डिवाइड किस पे करना है? क्योंकि इस बार एवरेज चार चीजों की आई, पहले 3 पे कर रहे थे, अब किस पे करेंगे? 4 पे आपने इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। ये आ गया 20, इधर 20 होगा, 15 + 5 = 20। 20 मल्टी, इधर 20 आ जाएगा, 20 जो इधर ये वाला जो 4 है, ये वाला 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। पहले ये ऐड होंगे 20, और ये वाला 4 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये पीछे वाली रकम 45 जमा एक्स इक्वल टू 15 जमा 20 ज़रब 4 80।
ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस जमा का 45 था, ये प्लस 45 था, इधर आके माइनस का 45 हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 35 आ गया। तो ये उस असलम की उम्र है 35 साल। If six men can complete work in 15 hours, how many hours will it take 10 men working on same speed? अगर 15 लोग 6 घंटे में काम करते हैं, तो कितने लोग जो है 10 लोग कितने घंटों में काम करेंगे? सॉरी, अगर 6 लोग 15 घंटे में काम करते हैं तो 10 लोग कितने घंटे में काम करेंगे? तो यहाँ पर पीपल मैन आ गया, यहाँ वर्क आ गया। अगर कहते हैं कि 6 लोग 15 घंटे काम करते हैं, 6 लोग अगर एक काम को 15 घंटे में करते हैं, तो 10 लोग उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? तो ये आएगा एक्स। नाउ यू नो दैट, अब किसी को भी ऊपर साइड ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। नाउ यू नो दैट के अगर आदमी हम बढ़ा देंगे, आदमी की तादाद कम कर देंगे, तो जो घंटे हैं, वर्क आवर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, काम जल्दी हो जाएगा। और अगर आदमी की तादाद कम कर देंगे तो वर्क आवर्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों के दरमियान क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे? ऑपोजिट कर देंगे एक्स से ऊपर वाली साइड को। तो अब 6/10 था, ऊपर 6 था, नीचे 10 था, तो 10 ऊपर कर दोगे, 6 नीचे कर दोगे, और ये एज इट इज रहेगा 15/एक्स। तो ये आपके पास चारों चीजें आ गई। ठीक है, वैल्यूज यही वाली, मेन एंड वर्क आवर्स। अब आप जो है उसका इस तरह जैसे हमने ऊपर डिवाइड किया, तो आप कर सकते हो 10/6 15/एक्स। तो 10/6 कर लोगे, 15/एक्स कर लोगे। 10/6 इक्वल टू 15/एक्स। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 6 जो है वो 15 से मल्टीप्लाई होगा। मैं बताता हूँ। ठीक है, इस तरह ये देखो, यहाँ पर आपके पास होगा, इक्वेशन में डाल दूँ दोबारा ताकि क्लियर नजर आए। 10/6 15/एक्स। तो ये जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6 जो है ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 15×6 = 90। ठीक है, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 90/10 इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। और वो ऑप्शन नंबर कौन सी बनती है? सी ऑप्शन बनती है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? 9 आ गया। इफ द टोटल डिस्टेंस 540 किलोमीटर एंड टोटल टाइम इज, अब इसमें उसमें टाइम जो है वो 3 हिस्सों में किया हुआ है। ठीक है, 3 हिस्सों में उसने क्या किया है? टाइम को 2 हिस्सों में टाइम को किया हुआ है, सॉरी। तो अब टाइम को अगर करना है तो हम चलते हैं, सवाल को यहाँ लिख लेते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 540 किलोमीटर, टाइम था उसने कितना लिया? टी इज इक्वल टू, अब देखो 3 hours 20 मिनट, 3 घंटे और 20 मिनट, और 2 घंटे और 40 मिनट। 40 मिनट और 20 मिनट 1 घंटा हो गया, 3 घंटे और 2 घंटे 5 5 घंटे ये हो गए, और ये 40 मिनट और 20 मिनट मिला के 1 घंटा ये होगा। तो टोटल घंटे कितने हो गए? 6 आवर। ठीक है, टोटल घंटे 6 घंटे हो गए। अब v इज इक्वल टू d/t होता है, v इज इक्वल टू d/t होता है। तो d जो है वो है 540, और टाइम हमारे पास है 6। तो 6 9 ज़ा 54, तो ये आ गया 90। 90 क्या आया? एवरेज स्पीड 90 मीटर पर सेकंड जो है वो उसकी एवरेज स्पीड है। ये 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने ना तो किलोमीटर को छेड़ा था, किलोमीटर में ही है, और आर में, तो 19 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी स्पीड है। ये बेसिकली बोर्ड पे करने वाले हैं, बोर्ड पे करके इनका जो है ना वो सही आता है। ठीक है, टेबल बन के। तो ये जो है वो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आई थिंक इसका करना पड़ेगा।
चलो इनके इनके और इनके जो है ना मैं उस पे लूप, ये नीचे वाले तो नहीं, ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट्स हैं इनके मैं ये रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, ये अलग से पार्ट कर लेंगे। आगे आगे, व्हाट इज एंटोनेम फॉर इन ट्रांजिजेंट। अब ट्रांजिजेंट अगर नहीं मुझे पता तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन पढ़ता हूँ। एरोगेंट, गुस्से वाला। इनफ्लेक्सिबल, तो वही बात होगी। अनकॉम्प्रोमाइज, जो कॉम्प्रोमाइज ना करे। एरोगेंट भी वही होता है। एंटोनिम पूछना उल्टा लफ्ज, तो इन ट्रांजिशन से उल्टा लफ्ज कौन है? कोऑपरेटिव। व्हाट इज एंटोनिम फॉर हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस कहते हैं उल्टा सीधा, ठीक है, जो एक जैसा ना हो। तो मिक्सचर कभी भी है, मिक्सचर देखो, चीनी पानी में घोल दो या मट्टी घोल दो, वो भी मिक्सचर है, तो वो होमोजेनस होती है। होमोजेनस नहीं होती, हेट्रोजीनस होते हैं, ठीक है। डिस्पर्स्ड, फैला हुआ, बिखरा हुआ, तो वो भी हेट्रोजीनस की सिनोनिम है। ए ब्रिज्ड, ब्रिज्ड का मतलब, अब ब्रिज लफ्ज जो है वो ब्रिज से आ गया आपके पास, ठीक है, कोई चीज अरेंज्ड हुई हुई, ठीक है, एक लिंक बना हुआ, ठीक है, एक नॉर्मल एक सिंक्रोनाइजेशन हुई है, तो वो भी उसके जो है वो ए ब्रिज्ड। ब्रिज का मतलब होता है सिंक्रोनाइज होना, तो ए ब्रिज, ए लफ्ज लग गया तो ये उल्ट होगी, तो ए ब्रिज हो गया उलट। तो हेट्रोजीनियस का कॉमन हो गया, तो ए ब्रिज का मतलब है कि बिखरा हुआ, खराब, टूटा हुआ, जो लिंक्ड ना हो, ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस ही होता है। यूनिफॉर्म जो है वो उसका एंटोनिम है। व्हाट इज एनालॉगी फॉर ऑसिलेट एंड पेंडुलम? अब इसमें आपने ये देखना है कि देखो, ऑसिलेट ये उसका काम है, और पेंडुलम है ये मशीन है। ये मशीन है जो कि ये काम कर रही है। जिस तरह एक व्हील है जो कि रिवॉल्व, अपने पहिया, पहिया है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो ऑसिलेट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी है, रिवॉल्व भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, और ये पेंडुलम है और ये व्हील है, तो ये ए ऑप्शन ठीक होगी। एनालॉगी फॉर स्पेक्टेकल एंड विजिबल। स्पेक्टेकल कहते हैं ग्लासेस को, आई ग्लासेस को, तो यानी कि चश्मा लगा के आपको नजर आता है, तो जिस तरह साउंड जो है वो क्या होती है, ऑडिबल होती है। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल कहते हैं चश्मे को। कोई भी डिस्प्ले, उसने कहा है कि कोई भी, चश्मा भी कहा हुआ है और डिस्प्ले का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। तो डिस्प्ले या लाइट, लाइट क्या होती है, विजिबल होती है, जिस तरह साउंड क्या होता है, ऑडिबल होता है, तो इनको इस तरह कंपेयर करना होता है। द टीचर मेड द सेवंथ क्लास स्टूडेंट स्टैंड इन द डेस्क। टीचर ने सातवीं क्लास के बच्चों को उनकी कुर्सियों पर खड़ा कर दिया। क्यों किया? व्हेन दे आंसर्ड अ क्वेश्चन, अगर उन्होंने गलत जवाब दिया होगा तो ही उसको खड़ा किया होगा। कन्वेंशनल रॉन्ग, कन्वेंशनल, अब ये देखना है कि लफ्ज कौन सा आना है, उसका मतलब क्या है। कन्वेंशनल लफ्ज आ सकता है या नहीं आ सकता, उसका मतलब रॉन्ग नहीं होता। कन्वेंशनल का मतलब रॉन्ग नहीं होता। एंथुजियास्टिक का मतलब ट्रूथफुली भी नहीं होता, ठीक है। एसेंट्रिक का मतलब होता है इनकरेक्टली, तो इनकरेक्टली उन्होंने आंसर किया, जिसकी वजह से टीचर ने उन्हें खड़ा कर दिया। यास्मीन इंजॉयड ईटिंग बोथ मीट एंड वेजिटेबल। यास्मीन जो है वो गोश्तखोर भी है और सब्जियां भी खाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कौन है, ओमनीवोर। ओमनीवोर वो होते हैं जो सब्जियां भी खाते हैं और गोश्त भी। वेजिटेरियन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सब्जियां खाते हैं। कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं। शाहिद एंड हिज सबऑर्डिनेट रिगार्ड डैश एज अ एन फॉर ईयर 20। तो इसका मैंने एज एज इट इज कर लिया मिलेनियम मिजनॉम्बर। मिलेनियम कहते हैं कोई भी एक सदी को, साल पूरा होने को, ठीक है, तो उन्होंने 2000 के लिए जो है वो मिलेनियम, मिलेनियम, ठीक है, तो ये इसके पास मेरे, मैंने सर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे ऐसे इसका लिंक जो है वो इतना याद नहीं रहा। आफ्टर लार्ज फ्राइडे डिनर सलमा फैमिली वाज, अब एक डिनर करके आई है फैमिली, तो वो क्या होगी, सेटिएटेड। सेटिएटेड का मतलब होता है पेट का भरा होना, तो इसका मतलब ये है कि खाना खाने के बाद सारे के सारे पेट भरा होता है, तो वो सारे के सारे क्या थे, सेटिएटेड। द फैक्ट्री ऑटोमेटेड इक्विपमेंट ऑब्विएट सम जॉब फंक्शन एंड सो ले ऑफ आर नाउ। कहते हैं कि फैक्ट्री ने कुछ जो इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक इक्विपमेंट जो है वो ले लिए हैं, जो कि बहुत सारे जॉब फंक्शन हैं। अब ऑटोमेटिक मशीनरी आ गई है, वो कहता है कि ऑटोमेटिक मशीनरी आ गई है, उन्हें पता है कि अपना काम कैसे करना है। तो अब जो लेआउट है, सो ले ऑफ आर नाउ एक्सपेक्टेड। अब इसमें अगर नहीं, मतलब फर्ज कर लो मुझे नहीं समझ आ रहा है यार क्या लगाऊं, तो अब ऑप्शंस को देखो। अनलाइकली, ना होना, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो चीज नहीं हो सकती वो क्या होती है, इल्यूजरी, तखयलाती, ख्याली होती है, ठीक है। और थ्रेटिकल होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती, ठीक है। थ्रेटिकल, लिखी हुई, सोची समझी जाए वाली, बस, ठीक है, लिखी नहीं, एक्चुअल ना होता उसका। एक्सपेक्टेड का मतलब है जो जैसे सोचा वैसे हो जाए, तो जो तीनों ऑप्शन से अलग खा रही ऑप्शन वो कौन है, एक्सपेक्टेड, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगी। द डैश सोल्जर डैश एट द आइडिया ही वाज
टू गो टू बेटर। अब इसका मतलब है कि द इसके अंदर दो ऑप्शन ऐसे चूज करनी है। द डैश सोल्जर, ऐसा सोल्जर डैश एट द आइडिया, कि उसने आइडिया पे कोई रद्द अमल शो किया। ही वाज टू गो टू बेटर, कि उसे जो है वो जंग में जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जाना चाहिए, तो इससे मतलब ये है कि पहले वो चाहता था कि नहीं जाना चाहिए। तो अब उसने, उसका मतलब है कि पहले वो क्या था, अनविलिंग था, वो नहीं जाना चाहता। तो अनविलिंग सोल्जर, पहले जो बंदा नहीं जाना चाह रहा था, रिकॉइल्ड एट द आइडिया ही वाज टू गो टू द बैटल। रिकॉइल्ड का मतलब है दोबारा से उसने फैसला किया कि वो जंग में जाएगा। ये भी सारा रिकॉर्डेड करवाने वाला है, ये नीचे रह गए हैं न्यूमेरिकल्स। और ये भी नॉर्मल आ गए, ठीक हो गया। ये फिर मैं रिकॉर्ड करके थर्ड लेक्चर भेजता हूँ, 11 पेज का, 11 पेज पूरे करने हैं हमने।